हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के लिए सब्जेक्ट हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जो आपका बीए में ऑप्शनल पेपर होता है उसके लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो हमने दिल्ली सल्तनत से बनाया है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो समय है वो 1206 से 1526 ईस्वी तक। दूसरी चीज, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले कितने वंश हुए, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और इनका कभी कभी क्रम से लगाने के लिए भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंशों को क्रमशः या काल के अनुसार उनको व्यवस्थित रूप में लगाइए। ये भी एग्जाम में बनता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है किस वंश के बाद किस वंश ने शासन किया है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक दिल्ली सल्तनत टॉपिक लाए हैं और इसमें कौन से सन में कौन सा वंश चला, किस वंश के बाद कौन सा वंश चला और उनके संस्थापक क्या रहे हैं, ये आप लोगों को हम एक बढ़िया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप आराम से दिल्ली सल्तनत के वंशों को आराम से समझ सकते हो, उनके संस्थापक भी समझ सकते हो और किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की स्थिति बनी हुई है, ये हम आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाएंगे। एक बार आप इस चीज को समझ लोगे कभी भी नहीं भूलोगे, ये मेरा कहना है। तो दिल्ली सल्तनत किस तरीके से, ये दिल्ली सल्तनत दिल्ली पर शासकों ने अपना शासन किया। इससे पहले तो मैंने दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंशों को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक का प्रयोग किया है, जो आप लोगों को आराम से याद हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने छोटी सी ट्रिक डाल दी, गुड़ खा तसला में। छोटी सी ट्रिक याद करनी है आपको, गुड़ खा तसला में, मतलब इस गुड़ में जो गु है, इस गु का मतलब होता है गुलाम वंश। और इस गुलाम वंश जो चला, जो दिल्ली सल्तनत पर शासन किया गुलाम वंश ने, वो 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। अब इससे एक प्रश्न ये बन जाता है कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला वंश कौन सा था। तो आपको ऑब्जेक्टिव तौर पर किसी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न बनता है तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला वंश गुलाम वंश था, जिसकी अवधि 1206 से 1290 ईस्वी तक मानी जाती है। अब यहाँ आ जो है वो साइलेंट है, इसके बाद आता है खा। खा का मतलब कहलाता है खिलजी वंश। खा से खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला जो दूसरा वंश है वो खिलजी वंश है। और खिलजी वंश की दिल्ली सल्तनत पर शासन काल जो रहा है वो 1290 से 1320 ईस्वी रहा है। यानी अगर आपसे प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला गुलाम वंश के बाद दूसरा कौन सा वंश रहा, तो आप सीओ तौर पर आप याद कर सकते हो कि गुड़ खा का मतलब हो जाएगा खिलजी, यानी गुलाम के बाद दूसरा दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला जो वंश है वो खिलजी वंश है, जिसकी शासनकाल अवधि 1290 से 1320 ईस्वी है। अब इसके बाद आता है ता। ता का मतलब कहलाता है तुगलक वंश। तुगलक वंश, इसकी जो शासनकाल की अवधि रही है वो 1320 से 1414। किसी जैसे किताबों में 1398 से लूसेंट है, उस किताब में 1320 से 1398 लिखा है, लेकिन सही मायने में अगर और किताबें देखी जाए अच्छी पब्लिकेशन की तो इसकी सन 1320 से 1414 तक दी हुई है, ठीक ना। तो तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला तीसरा वंश रहा, यानी इसने शासन 320 से 1414 तक शासन किया है। ये दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था। अब इस सा का मतलब कहलाता है सैयद वंश। सा का मतलब सैयद वंश। तो सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन
1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। सैयद वंश के बाद शाह के बाद ला आता है। ला का मतलब होता है लोधी वंश, जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश था। और इस वंश का जो शासनकाल था वो 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। इस तरीके से दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहला शासन करने वाला वंश कौन सा था, जो कि हमने बताया गुलाम वंश। और दिल्ली सल्तनत पर सबसे अंतिम शासन करने वाला वंश कौन सा था, लोधी वंश। और लोधी वंश के बाद हमने जो लास्ट में मैं लिखा हुआ है, इसका भी एक मेन शब्द है। मैं का मतलब होता है, हमने का अर्थ होता है मुगल काल, यानी दिल्ली सल्तनत के बाद एक नया काल चालू हुआ, मुगल काल। जो मुगल वंश, इस वंश को भी कह सकते हैं मुगल वंश, और जो 1526 से 1707 ईस्वी तक चला। एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, थोड़ा हम आप लोगों को यहीं से वंशों से क्लियर कर दें। यानी दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश गुलाम वंश था। इस वंश का नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा, ये सबसे पहले समझ लेना, थोड़ा सा जानना जरूरी है। गुलाम वंश का नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा। इससे पहले दिल्ली सल्तनत से पहले एक गौड़ साम्राज्य था, और गौड़ साम्राज्य का जो संस्थापक था, गौड़ साम्राज्य का उसका जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन मोहम्मद था। और उसके छोटे भाई का नाम शहाबुद्दीन था, जिसे इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है। और मोहम्मद गौरी के गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम होने के कारण दिल्ली पर जब शासन, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जब दिल्ली पर शासन किया, तो उसने गुलाम होने के कारण उस वंश का नाम गुलाम वंश रख दिया है। कभी कभी इसको इतिहास में दास वंश भी लिख देते हैं, तो दास और गुलाम बात एक ही है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है शब्द से। तो ये इस तरीके से इस वंश का नाम गुलाम वंश बना। तो एक प्रश्न ये बन गया है। दूसरा, एक शासन करने वाला पहला वंश दिल्ली सल्तनत पर, तो गुलाम वंश। अब इससे और भी प्रश्न, दूसरा प्रश्न नहीं बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश कौन सा था, तो वो लोधी वंश था। दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तीसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था, तो वो खिलजी वंश था। तो ये प्रश्न भी बन जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था, तो वो खिलजी वंश था। दूसरा पहला प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये बनता है। चौथा प्रश्न बनता है इसकी दिल्ली सल्तनत से कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने सबसे कम शासन करने वाला वंश कौन सा था, तो वो सैयद वंश था। क्योंकि ये जो सैयद वंश था, 1414 से लेकर के 1451 तक चला था, इसलिए सबसे कम समय यानी लगभग 37 साल तक शासन करने वाला, सबसे कम शासन करने वाला वंश सैयद वंश था। तो इस तरीके से आप लोगों को ये पता चल गया कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश कौन कौन से थे। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इन्हीं वंशों के संस्थापक पूछ लिए जाते हैं और अपन कंफ्यूज होकर के गलत कराते हैं एग्जाम में प्रश्न का उत्तर। तो इसको समझने के लिए हमने इनके संस्थापक को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक डाली, और इस छोटी सी ट्रिक को आप याद कर लें तो आप कभी दिल्ली सल्तनत के वंशों के संस्थापकों को नहीं भूल सकते हैं। जैसे कि हमने एक छोटी सी ट्रिक डाल दी, कुत्ता जल गया हिजाब से। छोटा सा लाइन बनाना है आपको, कुत्ता जल गया हिजाब से। यानी पहला वंश, तो कुत्ता का मतलब पहला वंश अपन को पहले पता था कि गुलाम वंश का। कुत्ता का मतलब होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसे इतिहास में दानशीलता के कारण लाख बख्श भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा शासक था जो उसकी दानशीलता के कारण से इतिहास में लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अब आता है दूसरा वंश था खिलजी वंश। तो यहाँ जल है, तो जल का मतलब होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। और ये एक प्रश्न और आता है कि किस वंश का संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का
कौन सा ऐसा शासक था जो सबसे बूढ़ा शासक था? तो यही खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक। और इसके बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश का संस्थापक गया। गया का मतलब होता है तुगलक वंश का, गया से मतलब निकालना है गयासुद्दीन तुगलक, यानी तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है। इसके बाद आता है शाह। शाह से मतलब यहाँ सैयद वंश बताएगा। सैयद वंश में यहाँ खिजाब रखा हुआ है, खिजाब से खिजा लेना है और खिजा पाठ निकालना है खिज्र खान। तो सैयद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वो खिज्र खान था। ठीक है। अब इसके बाद आता है यहाँ नासिर लोदी वंश। तो यहाँ जो बा बचा हुआ है, खिजा से जो बा बचा हुआ है, इस बा का अर्थ होता है बैनुल लोदी, यानी लोदी वंश। लोदी वंश का जो संस्थापक था वो बैनुल लोदी था। इस तरीके से हमने आपके लिए दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश और उनके संस्थापकों को याद करने में सबसे ज़्यादा सरलता डाली हुई है। आप लोगों को अगर ये समझ में आए, हमें लगता है ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करिए और बताइए और क्वेश्चन भी करिए। थैंक यू। आज के हिस्ट्री के टॉपिक में यहीं तक रहने देते हैं।